हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर ओ आर ओ की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में या हमारे वीडियो में कोई सुधार की गुंजाइश नज़र आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि हम जल्द से जल्द उसका सुधार कर सकें। और चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा ये हो जाएगा पर्यावरण से, और पर्यावरण का टॉपिक हो जाएगा जैव विविधता से। ठीक है। और आज की जो पर्यावरण की वीडियो है ये हो जाएगी क्लास नंबर 4। और इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। और ये हो जाता है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। बात कर लेते हैं। मोनोक्लाइमैक्स यानी एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मोनोक्लाइमैक्स का मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एफ क्लेमेंट्स के द्वारा, सी सी पार्क के द्वारा, टी वी अगर के द्वारा या एस जे गोल्ड के द्वारा। ये क्वेश्चन आपका आर ओ की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका एफ ई क्लेमेंट्स के द्वारा। मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये एफ ई क्लेमेंट्स के द्वारा दिया गया था। और बात कर लेते हैं मोनोक्लाइमेट सिद्धांत के बारे में। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का जो प्रतिपादन है एफ ई क्लेमेंट्स ने दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय उच्चतम स्तर पर विकसित समुदाय होता है। ठीक है। जबकि दूसरी ओर एक अन्य समुदाय जो है वो विकसित हो रहा होता है। इतनी बात आपको समझ लेनी है मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत से। और चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 2। और 2 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। पारिस्थितिकी निषेध की जो संकल्पना है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। ग्रिनेल के द्वारा, डार्विन के द्वारा, ईपी ओडम के द्वारा या सीसी पार्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 2। और 2 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ग्रिनेल के द्वारा। जो आपके ग्रिनेल हैं इनके द्वारा पारिस्थितिकी निषेध की जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन किया गया था। और चलिए बात कर लेते हैं निषेध के बारे में। ये हो जाता है आपका पारिस्थितिकी निषेध शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रेनेल ने वर्ष 1917 में प्रस्तुत किया था, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास यानी माइक्रो हैबिटेट कहा था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। सूक्ष्म आवास आपसे पूछा जा सकता है या माइक्रो हैबिटेट भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यही होगा, केवल इसकी लैंग्वेज चेंज करके आपसे तरह तरह से घुमा फिरा कर जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ ली है। और चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 3। और 3 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाती है? एकोक्लाइविन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन या थर्मोक्लाइन। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 3। और 3 का जो करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका पिक्नोक्लाइन। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी है जो किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। वो हो जाएगी आपकी पिक्नोक्लाइन। ठीक है। और बात कर लेते हैं पिक्नोक्लाइन की। तो ये हो जाता है आपका पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रणाली को घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। और हेलोक्लाइन क्या होता है? किसी जल निकाय में लवणता को, हेलोक्लाइन लवणता को दर्शाता है। और पिक्नोक्लाइन ये आपका घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। और थर्मोक्लाइन की बात करते हैं तो किसी जल में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को भी ये दर्शाता है। ठीक है, इससे जो है आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिक्लोक्लाइन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर पर हेलोक्लाइन आपसे पूछा जा सकता है। और तीसरे नंबर पर थर्मोक्लाइन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। एक एक लाइन के केवल क्वेश्चन हैं और इनसे जो है आपके क्वेश्चन हर बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इतना भी हार्ड नहीं है जितना आप जो है समझ रहे हैं इनको याद करना। और चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 4। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन से, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता से, या भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव से। और ये क्वेश्चन भी आपसे आर ओ की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ये, यानी जैव विविधता को जो परिभाषित किया जाता है वो परिभाषित इस तरह से किया जाता है, यानी किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी,
एक पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियां जो है रहती हैं, वहाँ जो है जैव विविधता को उस हिसाब से परिभाषित किया जाता है। और बात कर लेते हैं जैव विविधता के बारे में। यहाँ से आप समझ सकते हैं जैव विविधता को अच्छी तरह से। जैव विविधता जो शब्द है वो वाल्टर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैव विविधता शब्द जो है किसने दिया था? तो जैव विविधता शब्द जो है वाल्टर जी रोसेन द्वारा गढ़ा गया था। और यह जानवरों, पौधों, कवक, प्रोकैरियोटिक जीवों की विविधता है जो एक साथ रहते हैं, जो एक साथ रहते हैं उनकी विविधता है। यानी विविध प्रकार के जो जीव जंतु वो एक साथ रहते हैं और जो प्रकृति का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ रहती है और अपना जो है काम वो करती रहती है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। उसमें जो आपके जानवर हैं, पौधे हैं, कवक हैं या और भी जितने भी जीव होते हैं वो सब एक साथ रहते हैं, तो उसे जो है जैव विविधता कहा जाता है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। और बात कर लेते हैं दुनिया में आपके 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, जिनमें से 4 आपके भारत में भी पाए जाते हैं। 36 में से 4 आपके अकेले भारत में पाए जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हो जाता है आपका हिमालय, और दूसरा हो जाता है आपका पश्चिमी घाट। यानी आप अगर भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं ये हिमालय का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, ये हो जाएगा नंबर 1 पे। दूसरे पे हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, और तीसरे पे हो जाएगा इंडो बर्मा जो आपका क्षेत्र होता है, यहाँ हो जाएगा। और सुंदरलैंड भी आपका ये जो है सुंदरवन के आसपास हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है जैव विविधता के हॉट स्पॉट से। और इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 5, और 5 नंबर क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। जैव विविधता का अर्थ है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे पर्यावरण से संबंधित। तो जैव विविधता का आपसे अर्थ पूछा गया है, जैव विविधता का अर्थ क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, या एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, या विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु, एक आपका ये निर्धारित कर दिया गया है, और इस एरिया में आपके जंतु भी हो जाएंगे, पौधे भी हो जाएंगे, कवक भी हो जाएंगे, और जितने भी आपके जीव जंतु वो हो जाएंगे। तो इसको जो है जैव विविधता कहा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है जैव विविधता से। और चलिए बात कर लेते हैं जैव विविधता के बारे में। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्वान जितने सजीव प्रजातियों, उनमें आपके सजीव में पौधे भी आ जाएंगे और जंतु भी आ जाएंगे। और जितनी भी आपकी सजीव प्रजातियों की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया गया है। ये हमने आपको ऊपर बता दिया बड़े अच्छे तरीके से। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 6, और 6 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। बात करते हैं आपकी, बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ह्रास होता है मतलब उसका लॉस। ठीक है, लॉस के लिए जो जैव विविधता का जो लॉस है वो किस वजह से होता है, कौन से उसके कारक हो जाते हैं, ये आपको समझ लेने हैं, क्योंकि लॉस से भी जो है आपके क्वेश्चन बनेगा। बात करते हैं इसका जो कारक हो जाएगा, आनुवांशिक आत्मसात्करण हो जाएगा, परभक्षियों का नियंत्रण हो जाएगा, प्राकृतिक वास का निवास हो जाएगा, या कीट नियंत्रण हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका प्राकृतिक वास का निवास। यानी आपके जो एक क्षेत्र है और इसके अंदर जो है आप जितने भी आपके जंगल है उनको आप काटते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जंगली जानवरों के और पौधों का और जंगली जानवरों का जो वास था उसका जो है विनाश हो रहा है, और उस वजह से जो है जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। इतनी बात आपको समझ लेनी है जैव विविधता के ह्रास से। ठीक है, और कहीं ना कहीं जंगलों को काटने से काफ़ी नुकसान जो है, और इसके जो आने वाले समय में परिणाम जो है हर मनुष्य को भुगतना पड़ेगा। और चलिए बात कर लेते हैं जैव विविधता के बारे में, जैव विविधता के ह्रास के बारे में। और जैव विविधता के विनाश का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासों का ह्रास और प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन। ठीक है, विदेशी प्रजातियों पर आक्रमण, वनों का विनाश, भोजन और कृषि के लिए जैव विविधता पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक हो जाती है। ठीक है, तो जैव विविधता के मुख्य कारण क्या है? ये जो इंसान है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर रहा है, और जिस वजह से उसको अपनी आवश्यकताओं के लिए जंगलों को काटना पड़ रहा है, रहने के लिए अपनी ज़मीनें बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, फैक्ट्रियाँ लगा रहा है, उस वजह से जो है सबसे ज़्यादा जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। इतनी बात आपको समझ लेनी है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 7, और 7 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। और भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है? 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक या 2040 तक? क्वेश्चन नंबर 7 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 2030 तक। भारत ने भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। और बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ये क्या हो जाता है? मरुस्थल से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिशमन यानी UNCCD को 12 दिवसीय 14वां कोप जो आपका सम्मेलन होता है, कोप सम्मेलन होता है आपका, वो नई दिल्ली में 2 से 13 सितंबर 2019 के मध्य संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया था। ये ईयर केवल आपको याद रखना है, 2030 तक जो है इसका जो है लक्ष्य रखा गया है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 8। और 8 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? CJ बैरो ने, डी कास्त्री ने, वाल्टर जी रोसेन ने या DR बैंडिस ने? और क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है ये बताना है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका वाल्टर जी रोसेन ने। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में भी आपको बता दिया था। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वाल्टर जी रोसेन ने। और ये हो जाती है आपकी जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम रेमंड एंड दासमैन इन्होंने जो है वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। ये चीज़ आपको समझ लेनी है और इससे जो है क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है इसका आपको अर्थ इसमें बताया जा रहा है। और बाद में जो जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर दिया गया था। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग जो है WD रोसेन के द्वारा ये प्रयोग किया गया था बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है और इनसे भी जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 9। और 9 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है ये आपको बताना है। और ये आपका भावनगर में हो जाएगा, जामनगर में हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा या आपका पुडुचेरी में हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी यानी जामनगर में। और जामनगर कहाँ होता है ये हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से। बात करते हैं भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। और इस केंद्र का जो मुख्य समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना है। इसका जो उद्देश्य है वो जैव विविधता की सुरक्षा करना है। और यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र यानी PPP, इस पे जो है गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे रही है PPP पे। और इसकी जो भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान ये बन जाता है। और जामनगर के निकट जो है स्थित मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में स्थित हो जाता है। ये चीज़ आपको इस एक्स्ट्रा पॉइंट से याद रखनी है। ठीक है, आपको ये याद रखनी, ये कहाँ हो जाएगा? गुजरात प्रांत के जामनगर में हो जाएगा। और ये PPP ये आपका निजी क्षेत्र यानी PPP मॉडल पर आधारित है। और ये जो है भारत का पहला अनुसंधान संस्थान हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 10। और 10 नंबर हमारा क्या कहता है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में या उत्तर ध्रुवीय वनों में? और क्वेश्चन नंबर 10 है। और क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाता है ये हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। और वर्षा वनों में किस तरह से होता है? जो आपकी ये पृथ्वी होती है और ये आपकी हो जाती है आपकी भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के जो सूर्य है ये आपका वर्ष भर जो है लंबवत चमकता रहता है। और इसी वजह से जो यहाँ वर्ष भर जो है बादल उठते रहते हैं और वर्षा होती रहती है। ठीक है, इसलिए यहाँ जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इतनी बात आपको याद रख लेनी है पृथ्वी से। ठीक है, और इसका जो है मैप के माध्यम से हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में। और यहाँ बात कर लेते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में जो सर्वाधिक वर्षा सर्वाधिक जो जैव विविधता वो पाई जाती है। और इस क्षेत्र का विस्तार कितना होता है?
ये होता है आपका 10 डिग्री। आप यहाँ से चलते हैं 10 डिग्री उत्तर की तरफ चलेंगे, ये आपकी भूमध्य रेखा है, और 10 डिग्री चलेंगे आप जो है दक्षिण की तरफ। उनके बीच में जो है, उनके मध्य जो है ये क्षेत्र पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। और इन क्षेत्रों में पादप और प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ वर्ष भर जो है उष्ण वर्षा तापमान रहता है, और इसी कारण इन्हें अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। ठीक है, और समझ लेते हैं थोड़ा सा मैप के माध्यम से। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी हो जाती है 23.5 डिग्री के आसपास, यहाँ कर्क रेखा गुजर जाएगी, और जो भारत के बीचों बीच से गुजरेगी। इसके बाद जो है 23.5 डिग्री जो है ये गुजर जाएगी आपकी मकर रेखा, और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, जो आपका ग्रीन क्षेत्र ये आपको दिखाया जा रहा है, ये आपका सब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। और वर्ष भर जो है सूर्य यहाँ चमकता रहता है, चाहे सूरज आपका कर्क रेखा की तरफ जा रहा है तब भी यहाँ दिखेगा, और अगर आपका मकर रेखा की तरफ जा रहा है तब भी यहाँ जो है सूरज दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो वर्ष भर यहाँ सूरज रहने के कारण जो आपकी वर्षा होती है वो होती रहती है, और वर्षा भी ज़्यादा होती है और ताप भी ज़्यादा होता है यहाँ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है, और इसी वजह से जो जीवों के लिए है जो वो यहाँ सबसे ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है, और इसलिए जो है आप 10 डिग्री आप चलेंगे उत्तर की तरफ, 10 डिग्री चलेंगे आप साउथ की तरफ, तो ये जो है सर्वाधिक जो आपकी जैव विविधता वो इस क्षेत्र में पाई जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र से। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 11, और 11 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सेम क्वेश्चन है, हल्की सी लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछ लिया गया, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2014 में, और ऊपर वाला क्वेश्चन आपसे बाद में पूछा गया था। और ये हो जाता है आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बायोम में, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में, या सवाना बायोम में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 12, और 12 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षतम काफ़ी अधिक होती है। क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसको भी जो है लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछा गया है। तो ये जो आपसे पूछा गया पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता काफ़ी अधिक होती है, गहरे समुद्र में। गहरे समुद्र में तो ये नहीं हो सकती है, कोरल रीफ में भी नहीं हो सकती है, मरुस्थल में भी जो है प्रजातीय विविधता काफ़ी अधिक नहीं हो सकती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में अधिक हो सकती है, क्योंकि वहाँ समान ताप होता है, और समान ही जो है वहाँ जो है वर्षा भी होती रहती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है क्वेश्चन नंबर 12 से, और 12 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। और अगर आप टॉपिक वाइज सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको सभी वीडियो टॉपिक वाइज मिल जाएगी। और इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 13, और 13 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, शांत घाटी में, कश्मीर में, सूरमा घाटी में, या फिर आपका फूलों की घाटी में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 13, और 13 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी शांत घाटी में। ठीक है, शांत घाटी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। शांत घाटी जो है, शांत घाटी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और फूलों की घाटी से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं शांत घाटी की, तो केरल स्थित शांत घाटी यानी साइलेंट वैली में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और यह केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। ठीक है, शांत घाटी जो है केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित हो जाती है, और यहाँ जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और यहाँ हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी मैप के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये आपकी जो कर्क रेखा है ये आपकी जा रही है भारत के बीचों बीच से, और जो आपकी ये आपकी जो केरल का क्षेत्र है, केरल का क्षेत्र आपका भूमध्य रेखा से 10 डिग्री के आसपास जो है हो जाता है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और अगर आप भूमध्य रेखा से आप चलते हैं दक्षिण की तरफ, वहाँ भी आपको जो है 10 डिग्री चलना पड़ेगा। 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में जो है आपकी जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और 10 डिग्री अगर उत्तर जाएंगे तो आपको भारत मिल जाएगा, और भारत में जो है भारत में सबसे पहले क्या मिलेगा, तो भारत में सबसे पहले मिलेगा आपको केरल,
और सर्वाधिक जैव विविधता की बात आपने की है, तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है आपके केरल के क्षेत्र में, केरल के आसपास वाले क्षेत्र में मिल जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 14, और 14 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। शांत घाटी अवस्थित है। शांत घाटी आपसे पूछी गई, ये कहाँ अवस्थित हो जाती है? उत्तराखंड में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, या आपका जम्मू कश्मीर में। शांत घाटी की बात की गई और शांत घाटी हो जाती है आपकी केरल में। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली आपसे केरल में हो जाती है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 15, और 15 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है केरल में, जम्मू एवं कश्मीर में, उत्तराखंड में, या आपकी हिमाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी की बात हो रही है तो फूलों की घाटी आपकी अवस्थित हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी उत्तराखंड में। और बात कर लेते हैं फूलों की घाटी से, तो ये हो जाती है आपकी फूलों की घाटी। और फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ये हो जाती है आपकी फूलों की घाटी, और ये आपकी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हो जाती है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 16। 16 नंबर हमारा क्या कहता है? ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? संतृप्त क्षेत्र की बात हो रही है तो ये पूर्वी घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, थार का रेगिस्तान हो जाएगा, या आपका बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 16, और 16 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र जो है ये आपका पश्चिमी घाट हो जाता है। ठीक है, 16 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है बी। और यहाँ समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से, ये भी पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इनसे जो है काफ़ी क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट हो जाएगा, और पश्चिमी घाट में 5,000 से अधिक फूलों वाले पौधे हैं, 139 स्तनधारियों की प्रजातियां हैं, और 508 पक्षियों की प्रजातियां हैं, और 179 उभयचर प्रजातियों के साथ विश्व के जैव विविधता वाले आकर्षण का एक केंद्र हो जाता है। कौन सा हो जाता है? भारत का जो है पश्चिमी घाट। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है भारत के पश्चिमी घाट से, और ये हो जाता है आपका पश्चिमी घाट का एरिया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 17। 17 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? हॉट स्पॉट कौन सा माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान, मध्य भारत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में जो है हॉट स्पॉट माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है? तो यहाँ बात करेंगे मध्य भारत तो हो नहीं सकता है, गंगा का मैदान भी नहीं हो सकता है, और आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ आपका एक ही ऑप्शन बचता है, वो हो जाता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ए, यानी जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से जो आपका हॉट स्पॉट माना जाता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में माना जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं हॉट स्पॉट से। ये हो जाता है आपका हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है नॉर्मन बायर्स ने वर्ष 1988 में किया था। और हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर प्रजातियों की प्रचुरता तथा स्थानिक प्रजातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीवों जातियों के जो अस्तित्व पर निरंतर संकट भी बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 18। 18 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? जैव विविधता तप्त स्थल है गंगा का मैदान, सुंदरवन, पश्चिमी घाट, या आपका पूर्वी घाट। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 18, और 18 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका पश्चिमी घाट। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 19। 19 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? सुंदरवन को, पश्चिमी घाट को, मानस को, या आपका चेरापूंजी को। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 19, और 19 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से आपका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, और पश्चिमी घाट से जो है हर बार जो है आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट जो है का इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसी को जो है आप आराम से पढ़ सकते हैं, और एक क्वेश्चन तो आप यहाँ से निकाल ही सकते हैं।
और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 20, और 20 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में किसी एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? अरावली की पहाड़ियों को, पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को, सिंधु गंगा मैदान को। ये क्वेश्चन आपका आर की परीक्षा में हाल ही में यानी 21 में ही जो है पूछा गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका पश्चिमी घाट। चलिए बात कर लेते हैं, देख लेते हैं आपका पश्चिमी घाट के बारे में। तो ये हो जाता है आपका भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र जो आपका पश्चिमी घाट है, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। और पश्चिमी घाट में इतने प्रकार के जो फूलों की प्रजातियाँ हैं, 139 आपकी स्तनधारियों की लगभग प्रजातियाँ हैं, 508 पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, और 179 जो उभयचरों की प्रजातियों के साथ जो है विश्व के जैव विविधता वाले आकर्षण का एक केंद्र हो जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से, ये जो है सभी चीज़ें आपको वहाँ जो आपके पक्षी मिल जाएंगे, वहाँ आपको जैव विविधता मिल जाएगी, वहाँ आपको पशु भी मिल जाएंगे, और सभी तरह के जो हैं आपकी उभयचर वगैरह ये सब चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। इसलिए जो है जैव विविधता का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो आपका पश्चिम घाट को माना जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 21, और 21 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। 21 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं। भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट आपसे पूछे गए हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, विंध्य पर्वत और पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट, शिवालिक और पूर्वी घाट, कौन से हो जाते हैं ये आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी, यानी पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था, ये आपका भारत का मैप हो जाता है। तो 4 जगह जो है भारत में हॉट स्पॉट हो जाते हैं जैव विविधता के। तो ये हो जाते हैं आपके, सबसे पहले हिमालय का जो क्षेत्र है उसमें हो जाता है, इसके बाद आपका पश्चिमी घाट में, और इसके बाद आपका इंडो क्षेत्र वाला हो जाता है जो बांग्लादेश के बीच में पड़ता है, और वहीं आपको सुंदरवन का डेल्टा भी मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। यहाँ आपको दिया गया है पूर्वी हिमालय, तो पूर्वी हिमालय ये यहाँ हो जाएगा आपका, और इसके बाद आपका हो जाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका सी। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 22, और 22 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? हॉटस्पॉट कौन सा नहीं? और यहाँ आप देख सकते हैं हिमालय क्षेत्र में आपका हॉटस्पॉट हो जाता है, उत्तर पूर्वी भारत में भी हॉटस्पॉट हो जाता है, और आपका पश्चिमी घाट में भी हॉटस्पॉट हो जाता है, लेकिन विंध्यन क्षेत्र में कहीं भी आपको हॉटस्पॉट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका बी, यानी विंध्यन क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं मिलता है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 23, और 23 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? उत्तेजनशील स्थल कौन से माने जाते हैं ये आपको बताना है, कौन कौन से हो जाते हैं। पूर्वी हिमालय हो जाएगा, पूर्वी घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, या आपका पश्चिमी हिमालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 23, और 23 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका, सबसे पहले आप देख लें तो पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय आपका जैव विविधता का हॉटस्पॉट हो जाता है, और एक आपका हो जाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो आपके जो करेक्ट हो जाते हैं वो हो जाते हैं 1 और 3, और 1 और 3 आपके दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। पश्चिमी हिमालय में ये नहीं होता है, और पूर्वी घाट में भी ये नहीं होता है। तो जैव विविधता के जो हॉटस्पॉट है इनसे आपके जो है उत्तेजनशील स्थल जो कौन से माने जाते हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 24, और 24 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। जैव विविधता संपन्न क्षेत्र हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। जैव विविधता संपन्न क्षेत्र गंगा का मैदान हो जाएगा, ट्रांस हिमालय हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, या मध्य भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका सी, यानी पश्चिमी घाट। सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी घाट आपका हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो ये आपका क्या कहता है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार का रेगिस्तान, या बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 25, और 25 नंबर हमारा क्या कहता है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो इसका भी यही हो जाता है, पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, यानी सर्वाधिक आपसे पूछी गई है
क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका एक ही होता है। एक क्वेश्चन को एग्जामिनर जो है कई तरह से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आपके सामने किस किस तरह से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता आपसे पूछी जा सकती है, और भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान पूछा जा सकता है, मतलब वही है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ए। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो 26 नंबर हमारा क्या कहता है, जैव विविधता के नाश का कारण है। जैव विविधता के नाश का क्या कारण हो जाता है, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाता है, और 26 का जो करेक्ट आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी। बिल्कुल, ये तो हो ही जाएगा। पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है वो भी बिल्कुल, जहाँ पेड़ों को काट कर जो है वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं। और वनों का नाश, वनों का नाश भी हो जाता है। जब वनों का नाश हो जाएगा तो फिर आपकी जैव विविधता को जो है नाश होना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप समझ लेते हैं ए बी सी तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे, और ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है डी, यानी उपरोक्त सभी जो है ये आपके करेक्ट हो जाते हैं। जैव विविधता के नाश के बारे में आपसे कारण पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपके बता दिए गए हैं जैव विविधता के नाश के कारण। नाश पूछ लेगा या आपसे ह्रास पूछ लेगा, ये आपका ह्रास वर्ड लिखा होता है। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। और बात कर लेते हैं जैव विविधता के ह्रास की। तो जैव विविधता के नाश के प्रमुख कारणों में प्राकृतिक पर्यावसों का ह्रास हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों को जो होते हैं उसका अति दोहन हो जाएगा, यानी उनका अत्यधिक जो है प्रयोग हो जाएगा, विदेशी प्रजातियों पर आक्रमण, वन क्षेत्र या वनों की सघनता में कम होना, औद्योगिकरण और अवैज्ञानिक तरीकों से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी, इस वजह से जो है जैव विविधता का नाश हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं वनों को जो है हमारा पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और जब एक फेफड़ा जो है ये बेकार होने लगता है, यानी आप जंगलों को काट रहे हैं, तो आपका जो है फेफड़ा खराब होने लगता है। और फेफड़ा खराब होने की स्थिति में जो है आदमी फिर जीवित नहीं बचता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। जंगलों को जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और यहाँ बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 27, और 27 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा। जैव विविधता के कम होने का कारण क्या हो जाता है, आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन, या आवासीय विनाश। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण, कम होने के सारे कारण हैं लेकिन मुख्य कारण आपसे पूछा गया है। आवासीय प्रदूषण भी हो जाएगा, अत्यधिक दोहन भी हो जाएगा, आवासीय विनाश भी हो जाएगा, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश भी हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण आपका हो जाता है आवास का जो है विनाश। आवास का विनाश जो है ये आपका मुख्य कारण हो जाता है जैव विविधता के कम होने में, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 28, और 28 नंबर हमारा क्या कहता है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। जैव विविधता को अधिकतम संकट कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से, या जल प्रदूषण से। और क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ए, यानी प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और बात कर लेते हैं, उपयुक्त चारों कारक जैव विविधता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तथापि प्राकृतिक निवास जो है ये वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को अधिकतम संकट होता है। अनेक वैज्ञानिक अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्राकृतिक पर्यावास एवं वनस्पतियों के विनाश से बड़ी मात्रा में जैव विविधता को ह्रास होता है, ठीक है। जब आप पर्यावरण या वनस्पति का विनाश कर देते हैं तो जैव विविधता का बड़ी मात्रा में ह्रास हो जाता है, क्योंकि इस स्थिति में जीव जंतु और वनस्पति को अनुकूलन का भी अवसर नहीं मिलता है। और अन्य परिस्थितियों में अनुकूलन के कारण जैव विविधता का ह्रास कम होता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाता है। हाँ, चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 29, और 29 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। कारण नहीं है ये आपसे पूछा गया है। नहीं वाले क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो सड़कों का विस्तार हो जाएगा, नगरीकरण हो जाएगा, बंजर भूमि का वनीकरण, या कृषि का विस्तार। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 29, और क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका बंजर भूमि का वनीकरण। बंजर भूमि का जब वनीकरण करेंगे तो जैव विविधता का ह्रास उससे नहीं होगा, उससे जो है आपका जैव विविधता को लाभ मिलेगा, ठीक है। और सड़कों के विस्तार से जो है जैव विविधता का ह्रास होगा, ये भी आपका ठीक हो जाता है। नगरीकरण से भी आपका जैव विविधता का ह्रास होगा, कृषि के विस्तार से भी आपका
ह्रास होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है, लेकिन बंजर भूमि के वनीकरण से आपका ह्रास नहीं होगा। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 30, और 30 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी कौन सा नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, या पोषक स्तरों की कम संख्या। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 30, और क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाता है ये हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका पोषण स्तरों की कम संख्या। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो पोषण स्तरों की कम संख्या जो है बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, और यहाँ समझ लेते हैं हम एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से। पोषण स्तरों में कमी जो है एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि जैव विविधता में कमी आती है। जैव विविधता में उससे कमी आती है, और वहीं जैव विविधता की बढ़ोतरी में पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता और उसकी आयु तथा मध्य व्यवधान जो वो सहायक हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो डी आंसर ये सही हो जाता है। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और ये हमारी पर्यावरण की हो जाती है क्लास 4, और इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, और वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी विद एलिस एलेक्स। ठीक है, वहाँ भी आपको ये चैनल मिल जाएगा, और वहाँ जो है सभी वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।